वृत्त यानी सर्किल। गणित विषय में वृत्त यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आप काफ़ी पहले से वृत्त के बारे में जानते हैं कि वृत्त की आकृति कैसी होती है। वृत्त की कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि कुछ विशेषताओं के बारे में भी आप पहले से जानते हैं। आपके 10th क्लास के चैप्टर नंबर 12 यानी कि आपके अध्याय 12 में आपका यह टॉपिक शामिल किया गया है, जिसमें कि आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो सभी वृत्त की बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ही आधारित हैं। यानी कि वृत्त की जो प्रॉपर्टीज हैं, वृत्त की जो विशेषताएं हैं, उनसे संबंधित ही यह टॉपिक आपका है। उसमें जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो इसकी बेसिक कंसेप्ट के आधार पर ही मिलेंगे। यदि आपने वृत्त की बेसिक कंसेप्ट को अच्छे ढंग से समझ लिया तो आप इसके क्वेश्चनों को समझ पाएंगे और हल कर पाएंगे। यदि आपने इसके बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझा तो आप क्वेश्चनों में कंफ्यूज रहेंगे और आप ठीक ढंग से क्वेश्चनों को समझ भी नहीं पाएंगे। नमस्कार, मैं संदीप कुमार न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। एक स्टेज जहां आप अपने नॉलेज को बढ़ा पाते हैं, अपने डाउट्स को दूर कर पाते हैं और अपनी स्टडी को आसान बना पाते हैं। तो आइए हम यहां पे पढ़ रहे हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 12 यानी कि प्रश्नावली 12। यहाँ पे हम आपकी प्रश्नावली 12.1 को सोल्व करें उससे पहले आपके जो वृत्त से संबंधित जो बेसिक कंसेप्ट है उसे हम पूरा कर लेते हैं, क्योंकि उसे पढ़ने के बाद आपकी एक्सरसाइज 12.1 है वो उसके सभी क्वेश्चंस आप स्वयं ही बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। तो आइए हम उसका बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, यानी कि क्या क्या नई चीज़ें हमें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी और क्या क्या चीज़ें हम जानते हैं। देखिए, जो हम जानते हैं उसका उपयोग भी हमें यहाँ करना होगा और जो हमें नया मिल रहा है हम उसे भी समझें और उसे भी ध्यान में रखें, क्योंकि हम उसी के हिसाब से ही क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम इसका बेसिक कंसेप्ट। देखिए, आपको सामने 1 2 3 सर्किल दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 3 वृत्त आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैंने ये वृत्त इसलिए बनाए हैं कि इससे संबंधित जो प्रॉपर्टीज होती हैं वृत्त से संबंधित वो मैं आपको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके बता सकूं। देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी समतल पर बिंदुओं का एक बिंदु पथ जिनसे कि उसी समतल पर स्थित कोई बिंदु की जो दूरी है वो समान हो, तो उस आकृति को हम वृत्त कहते हैं। समझ गए कि भाई अगर किसी समतल पर कोई बिंदु पथ है तो उसी समतल पर स्थित कोई बिंदु से जब उस बिंदु पथ की जो दूरी है वो सभी बिंदुओं के बराबर हो, यानी कि अचर हो, तो उसे हम वृत्त कहते हैं। ठीक है, ये होगी वृत्त की परिभाषा, आप ये पढ़ते आए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि किसी वृत्त का जो मध्य बिंदु होता है, किसी वृत्त का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र, या हम उसे कहते हैं सेंटर पॉइंट, या हम उसे कहते हैं सेंटर पॉइंट, या आप जानते हैं। दूसरा देखिए, यदि हम इस बिंदु से और उसकी इस वृत्ताकार पथ पर अगर कोई रेखाखंड खींचते हैं, यानी कोई रेखा अगर हम उसके केंद्र से उस वृत्ताकार पथ के बीच में खींचें किसी बिंदु से, तो ये जो रेखाखंड होगा वो उस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वो उस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये जो वृत्ताकार पथ है, यानी कि अगर हम यहाँ से शुरू करें चलना और यहाँ पे हम कंप्लीट इसे पूरा करके अगर वापस यहाँ आएँ तो ये जो दूरी होगी ये उस वृत्त की परिधि कहलाती है। ये उस वृत्त की परिधि कहलाती है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स हो गए, केंद्र हो गया, त्रिज्या हो गई, परिधि हो गया। अब उसके बाद देखिए, यदि हम इस त्रिज्या को कंप्लीट उसी वृत्ताकार पथ के दूसरे सिरे से मिला दें, तो ये जो बनने वाला जो पूरा रेखाखंड होगा यह उस वृत्त का व्यास कहलाता है। यह उस वृत्त का व्यास कहलाता है।
जानते हैं आप कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, यानी या ऐसे समझ सकते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। तो आपने समझ लिया कि व्यास किसे कहा जाता है। अब देखिए, यदि हम किसी वृत्त में उसकी परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, यदि हम किसी वृत्त की परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को एक रेखाखंड द्वारा मिलाएं, एक रेखाखंड द्वारा मिलाएं, तो वो रेखाखंड उस वृत्त की जीवा कहलाती है। वो उस वृत्त की क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। एक वृत्त में काफ़ी सारे जीवाएं बनाए जा सकते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ इस बिंदु से यहाँ तक कोई रेखाखंड खींचें, यदि हम इस बिंदु से यहाँ तक कोई रेखाखंड खींचें तो देखिए ये क्या कहलाएगी? उसकी एक जीवा कहलाएगी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कोई जीवा खींचें तो ये सभी उसकी जीवाएं कहलाएंगी। ठीक है, तो एक वृत्त में असंख्य यानी कि अनंत भी कह सकते हैं कि हम अनंत तक उसमें जीवाएं खींच सकते हैं। तो देखिए, जब कोई जीवा इस पॉइंट से और इस पॉइंट पर, यानी कि जब उसका केंद्र वहाँ पे उसमें होगा, तो ये भी एक उसकी एक जीवा कहलाएगी, जिसमें कि उसका केंद्र बिंदु शामिल होगा, जिसमें कि वृत्त का केंद्र बिंदु शामिल होगा। तो ये जो जीवा होगी, यह जीवा उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी, और जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी वो किसके बराबर होगी? उसके व्यास के बराबर। यानी कि व्यास भी तो यही होता है कि उसके केंद्र से जाता है, यानी त्रिज्या जो है अगर उसके केंद्र से जाके दूसरे छोर पर मिले तो वो उसका व्यास कहलाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो जीवा, जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो उसका व्यास होती है। यानी कि इसे आप अगर ऐसे भी लिखें कि जो सबसे बड़ी जीवा होगी, सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जीवा क्या होगी? किन्हीं परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। तो सबसे बड़ा जो जीवा होगी या सबसे बड़ी जो जीवा होगी वो किसके बराबर होगी? व्यास के बराबर होगी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए आपको। अब देखिए, हम देख रहे हैं इस वाले, अगर यहाँ पे कोई वृत्त बना हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ इस वृत्त में अगर कोई चाप काटी जाए, मान लीजिए कि एक यहाँ से लेके और एक यहाँ तक ये चाप काट दिया गया। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है ये एक वृत्त की चाप हो गई। तो ये जो चाप काटी गई ये कहाँ से काटी गई? वृत्त की परिधि से, और इसकी लंबाई कितनी होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस चाप को क्या कहा जाएगा? लघु चाप। इसे क्या कहा जाएगा? लघु चाप, क्योंकि ये छोटा भाग है यानी कि लघु भाग है, तो इसे तो कहा जाएगा लघु चाप। अब यदि इस चाप के बारे में आपसे पूछा जाए कि अगर ये जो बड़ी चाप बच गई है ये भी एक चाप होगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग होगा ये भी एक चाप होगी, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे लघु चाप कहा जाएगा। तो इसे दीर्घ चाप कहेंगे, इसे दीर्घ चाप कहेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए, यदि हम इस चाप को, यदि हमने इस वृत्त में इस चाप को यहाँ ना लेके बिल्कुल इसके जो व्यास होता है, यानी कि बिल्कुल सामने इसके बराबर दो भाग कर दिए चाप से, यानी कि एक चाप तो ये हो गया और दूसरा चाप ये हो गया। देखिए, इसे ऐसे समझ लिए कि यहाँ पे एक चाप हो गई ये और दूसरा चाप हो गया ये, यानी कि दो बराबर चाप हो गए। तो देखिए, आप क्या समझे इससे कि यदि हम किसी वृत्त में चाप को, जो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी होगी, ये क्या होगी? व्यास की। ये दूरी क्या होगी? व्यास। तो यानी कि अगर किसी चाप के दो सिरे उसके व्यास को छूते हैं या उसके व्यास पर हैं, यानी कि अगर किसी चाप के सिरे व्यास के ऊपर स्थित हैं, तो वो चाप उस वृत्त को कितने भागों में बांटेगी? दो भागों में। ठीक है, तो वो क्या होगा? अर्धवृत्त। ये क्या बन गया?
ये एक अर्धवृत्त बनेगा, अर्धवृत्त बनेगा। ठीक है, यानी कि अगर चाप बराबर हैं दोनों तो वो क्या होगा, अर्धवृत्त होगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि यदि उसके व्यास के दोनों सिरों पे अगर चाप काटी जाती है तो वो बनने वाला क्या होगा, अर्धवृत्त। तो ये भी अर्धवृत्त होगा और ये भी अर्धवृत्त होगा। ठीक है, अर्धवृत्त समझ में आ गया, दीर्घ चाप, लघु चाप समझ में आ गया, जीवा, व्यास हमने पढ़ लिया, परिधि, त्रिज्या, केंद्र। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए, यदि हम किसी समतल पर एक वृत्त बना रहे हैं, यदि हमने यहाँ पे एक वृत्त बनाया तो इस वृत्त में देखिए, इस वृत्त ने इस समतल को 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। देखिए कैसे बांटा कि एक तो जो भाग होगा वो इस ब्लू लाइन से अंदर वाला भाग होगा, इस अंदर वाले भाग में हो गया। दूसरा भाग क्या होगा कि इसके बाहर वाला भाग हो गया। और तीसरा जो भाग है, जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, यानी कि जो वृत्त है, ये हो गया। तो एक वृत्त किसी भी समतल को 3 भागों में बांट देता है। ठीक है, एक अंदर वाला भाग, एक बाहर वाला भाग और एक स्वयं वृत्त। तो देखिए जो अंदर वाला भाग होता है उसे हम कहते हैं अभ्यंतर, उसे हम क्या कहते हैं, अभ्यंतर। यानी कि अंदर वाले भाग को, वृत्त के अंदर वाले भाग को हम अभ्यंतर कहते हैं। जो वृत्त के बाहर वाला जो भाग है उसे हम बहिर्भाग, यानी कि बाहर वाला भाग कहेंगे। और जहाँ पे ये सर्किल बना हुआ है, यानी कि जो वृत्त है, वो उसका तीसरा भाग हो जाएगा। तो 3 भाग कौन कौन से हो गए, एक तो होगा अभ्यंतर, दूसरा होगा वृत्त और तीसरा होगा बहिर्भाग। ठीक है, ये सारे टॉप पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और आप, मुझे लगता है कि आपने इन सभी पॉइंट्सों को अच्छे ढंग से समझ भी लिया होगा। बहिर्भाग जो वृत्त के बाहर का भाग होता है, अभ्यंतर जो वृत्त के अंदर का भाग होता है। वृत्त होता है वो किसी भी समतल को 3 भागों में बांटता है, अभ्यंतर, वृत्त और बहिर्भाग में। ठीक है, लघु चाप, यानी कि अगर इस चाप को यहाँ से काटा जाए तो ये लघु चाप होगी, ये बड़ी वाली चाप होगी वो दीर्घ चाप होगी। यदि चाप दोनों बराबर हैं तो वो उसे अर्धवृत्त में बांट देंगी। ठीक है, उसके बाद व्यास, आपको पता है कि सबसे बड़ी जीवा, यानी कि जो सबसे बड़ी जीवा होगी वृत्त की, वो व्यास के बराबर होती है। जीवा आप जानते हैं, किसी भी परिधि के अगर 2 बिंदुओं को आपस में एक रेखाखंड द्वारा मिलाया जाता है तो उसे वृत्त की जीवा कहते हैं। व्यास आप जानते हैं कि त्रिज्या का दुगना होता है, या कहें कि जो व्यास होता है वो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। परिधि क्या होती है, परिधि उस वृत्ताकार पथ की लंबाई होती है जो जिससे वो वृत्त बना हुआ है। त्रिज्या उसके केंद्र से उसके परिधि के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो त्रिज्या होती है। और जो उस बिंदु पथ, यानी कि वृत्त का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे केंद्र कहते हैं। ठीक है, इन सभी का उपयोग हम इस एक्सरसाइज में करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब आसानी से आप एक्सरसाइज 12.1 के जो सभी क्वेश्चंस हैं आप काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ और आसानी से समझ सकेंगे और कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारी इस एक्सरसाइज को 12.1। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 12.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है, देखिए वो आपके सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ही आधारित है। यानी कि आपको उसकी जो वृत्त की प्रॉपर्टीज हैं अगर आपको पता है तो आप आसानी से इन सभी क्वेश्चनों के आंसर दे देंगे। देखिए आपको कहा गया है कि खाली स्थान भरिए, यानी कि इन खाली स्थानों में आप के हिसाब से क्या शब्द उचित रहेगा, क्या आएगा। देखिए वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली स्थान में स्थित है। ठीक है, देखिए अगर कोई यहाँ पे आपको वृत्त दिया गया है, मान लीजिए ये कोई वृत्त है। अब आप देखिए इसे तुलना करके देखिए, सारे के सारे आंसर आप स्वयं दे पाएंगे। कहा है कि वृत्त का केंद्र, यानी कि वृत्त का केंद्र उसके मध्य बिंदु को कहा जाता है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के रिक्त स्थान में स्थित है। यानी कि कहाँ स्थित है, वृत्त के
अंदर भाग में। और मैंने आपको बताया था कि जो वृत्त जो होता है वो किसी समतल को 3 भागों में बांटता है। कौन कौन सा? एक तो उसके अंदर वाला भाग जिसे हम कहते हैं अभ्यंतर। क्या कहते हैं? वृत्त के अंदर वाले भाग को अभ्यंतर। और जिस पर वो बना होता है स्वयं उसे कहते हैं वृत्त। और जो इसके बाहर का जो भाग होता है वो होता है बहिर्भाग। बहिर्भाग, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली स्थान में स्थित होता है, यानी कि वृत्त के अभ्यंतर में, यानी कि उसके अंदर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अभ्यंतर में। अभ्यंतर का मतलब होता है कि जो वृत्त होता है उसके जो अंदर का जो भाग होता है उसे अभ्यंतर कहेंगे, ठीक है। सेकंड देखिए, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, यानी कि त्रिज्या से अगर वो अधिक हो तो वृत्त के खाली स्थान में स्थित होगा। समझ रहे हैं कि भाई एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी, कि वृत्त का जो केंद्र है उसके केंद्र से दूरी जो त्रिज्या है ना उससे भी अधिक हो, यानी कि उससे बाहर आ गया हो, ठीक है। त्रिज्या तक होता तो यहाँ पे रहता, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई वो त्रिज्या से अधिक हो कोई बिंदु है यहाँ पे, तो वृत्त के खाली स्थान में स्थित होगा। कहाँ पे? यानी कि बाहर। और बाहर वाले भाग को क्या कहा जाता है? बहिर्भाग। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे बहिर्भाग। बहिर्भाग, समझ में आ गया? सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। फर्स्ट और सेकंड है वो आप खुद ही कर देंगे। थर्ड देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की खाली स्थान होती है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी? वही होगी जो उसके केंद्र से होके गुजरेगी। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा ये क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है, ठीक है। अब यदि यह जीवा एक वृत्त में काफ़ी सारी जीवाएं खींची जा सकती हैं, तो यदि कोई जीवा देखिए इस तरह से जा रही है इसके केंद्र को छूते हुए, यानी कि केंद्र के बीचों बीच, ठीक है, यानी कि जो उसका जो मध्य बिंदु है वो केंद्र पे स्थित है। यही क्वेश्चन में कहा गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो सबसे बड़ी जीवा जो होगी वो केंद्र से जाएगी, और यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं व्यास। क्या कहा जाता है उसे? व्यास। तो यही हमें यहाँ पे लिखना है कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होगी, यानी कि जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो उसके व्यास के बराबर होती है। तो उसे क्या लिखते हैं हम कि यहाँ पे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास होती है, ठीक है। समझ में आ गया? जो जो कंसेप्ट में था वो सारे के सारे आपको यहाँ पे बताने हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, एक चाप रिक्त स्थान होता है, एक चाप रिक्त स्थान होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। समझिए इसे भाई, एक चाप, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई वृत्त है और यहाँ से कोई चाप काटा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? वृत्त का चाप कहलाता है। यदि ये चाप यहाँ काटा जाए, यानी कि उस यहाँ पे, यानी कि यहाँ से लेके और दूसरा चाप यहाँ पे काटा गया, इसका मतलब कि जो एक चाप खालिस्तान होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। तो ये एक व्यास हो गया। तो यदि एक चाप के सिरे व्यास होंगे, इसका मतलब कि उससे बनने वाला जो चाप होगा, यानी कि ये जो चाप बना भाई ये चाप होगा उसका, तो ये जो चाप बनेगा वो क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त कहलाएगा। ये उसका एक अर्धवृत्त कहलाएगा। समझ रहे हैं? दोबारा से देखिए कि एक चाप रिक्त स्थान होती है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों, काटी जाती है। तो इसका मतलब कि जब चाप के सिरे व्यास पे ऊपर स्थित होंगे तो वो अर्धवृत्त बन जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एक चाप अर्धवृत्त होता है। एक चाप, देखिए इसे क्या कहेंगे? चाप।
इसे क्या कहेंगे, ये एक चाप काटी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो सिरे हैं ये उसके व्यास के ऊपर स्थित है। तो ये क्या बना, यहाँ से लेके यहाँ तक एक अर्धवृत्त बना। तो हम लिखेंगे एक चाप अर्धवृत्त होता है, एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। समझ गए। नेक्स्ट देखिए, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है, एक वृत्त यानी कि इस तल पर कोई वृत्त बना हुआ है तो उसे खालिस्तान भागों में विभाजित करता है। मैंने आपको बताया कि अगर कोई वृत्त है तो वो इस तल को 3 भागों में विभाजित करेगा। फर्स्ट वाले में हमने देखा था, एक तो अभ्यंतर, दूसरा बहिर्भाग, और तीसरा जिसके ऊपर वो स्वयं बना हुआ है यानी कि वृत्त। कौन कौन सा हो गया, एक तो हो गया अभ्यंतर, दूसरा होगा स्वयं वृत्त, और जो तीसरा होगा वो होगा बहिर्भाग। ठीक है, तो कुल कितने भाग हो गए, 1, 2 और 3। तो हम क्या लिखेंगे कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे 3 भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में विभाजित करता है एक वृत्त किसी तल को, 3 भागों में। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने बेसिक में पढ़ी थी और आपको इसमें कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं थी, आप ऑलरेडी सारी चीज़ें जानते थे। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी एक्सरसाइज 12.1 का 2nd क्वेश्चन दिया गया है, उसमें हमें कहा गया है कि सत्य असत्य लिखिए, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। केंद्र को वृत्त पर स्थित, केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। देखिए इसके लैंग्वेज को समझिए कि केंद्र को, मान लीजिए कोई वृत्त है ये, और उस वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित, वृत्त पर स्थित मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे है, यानी उस केंद्र को वृत्त पे स्थित किसी बिंदु से, बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, ये जो यहाँ से कहा है कि मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो वृत्त की त्रिज्या होती है। ये देखिए कि अगर हम केंद्र को किसी वृत्त के स्थित किसी बिंदु से अगर मिलाएं तो वो कह रहा है कि वो एक त्रिज्या होती है। तो क्या ये सही है, क्या ये सत्य है या असत्य है? बिल्कुल कि यह सत्य कथन है कि केंद्र से यदि हम उसके वृत्त के किसी भी बिंदु पर उसके केंद्र और उसके परिधि के बीच में अगर हम उसको रेखाखंड खींचते हैं तो वो उसकी त्रिज्या कहलाती है। यानी कि ये जो कथन है वो सत्य कथन है। ठीक है, इसका आंसर हो गया सत्य। अब कहा गया है कि कारण भी बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि भाई केंद्र से जो परिधि के बीच की जो दूरी होती है वो एक त्रिज्या होती है। ठीक है, ये उसका कारण हो गया। 2 देखिए, 2 में क्या कहा गया है आपको कि एक वृत्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं होती हैं। देखिए एक वृत्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं होती हैं। पहले तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जीवाएं क्या होती हैं। आप जानते हैं कि यदि किसी वृत्त में उसकी परिधि से किन्हीं भी 2 बिंदुओं को अगर आपस में हम मिलाते हैं, किन्हीं भी 2 बिंदुओं को अगर एक रेखाखंड द्वारा मिलाया जाता है तो ये जो होता है इसे हम जीवा कहते हैं। ये क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। अब देखिए दूसरी बात, चाप क्या होती है? यानी कि अगर ये कोई वृत्त है और यदि उसे यहाँ से काट दिया जाता है तो ये जो बना ये एक उसकी चाप कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? उसकी चाप। यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी कहलाएगी वो उस वृत्त की चाप कहलाएगी। समझे कि चाप जो होती है वो किस परिधि में से लिया गया पार्ट होता है। चाप परिधि में से लिया गया पार्ट होता है, जबकि जीवा परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को
मिलाने पर प्राप्त होती है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो कहा गया है वो गलत है, क्योंकि चाप और जीवाएं दोनों की परिभाषाएं अलग अलग हैं, दोनों के कंसेप्ट अलग अलग हैं, दोनों की जो संप्रत्यय हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए ये जो कथन है वो यहाँ पे असत्य होगा। और आप क्या लिखेंगे कि दोनों की जो परिभाषाएं हैं, दोनों के जो कंसेप्ट यानी कि जो संप्रत्यय हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि चाप अलग चीज़ होती है और जीवा अलग होती है। ठीक है, उसका कारण हो जाएगा। अब थर्ड देखिए, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। अब देखिए, पहले तो आप चाप को मैंने बताया कि यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे एक चाप काटा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो चाप कटा, इस चाप को क्या कहेंगे? लघु चाप। इस चाप को क्या कहेंगे? लघु चाप। और ये जो बड़ा वाला भाग यानी कि ये जो चाप कटी, दूसरी चाप जो इसमें वृत्त में बनेगी, वो चाप क्या कहलाएगी? यानी कि ये जो चाप होगी वो होगी दीर्घ चाप, वो होगी दीर्घ चाप। आप लघु चाप और दीर्घ चाप समझ गए कि भाई अगर इस वृत्त में से एक यहाँ से और एक यहाँ से काटा जाए तो ये जो चाप कटी वो लघु चाप होगी, ये जो चाप कटी वो दीर्घ चाप होगी। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि भाई यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक चाप यहाँ काट दी, तो एक चाप ये होगी, एक चाप ये हो गई और एक चाप ये हो गई, यानी कि इन तीनों चापों की जो दूरी होगी वो आपस में बराबर बराबर होगी, क्योंकि चाप हमने बराबर बराबर लिए हैं। तो यहाँ पे कोई भी लघु चाप नहीं होगी और कोई भी दीर्घ चाप नहीं होगी। तो क्या कहा गया है क्वेश्चन में? यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगी? नहीं, क्योंकि प्रत्येक चाप बराबर बराबर होगी। तो ये कथन भी क्या होगा? असत्य कथन होगा, असत्य कथन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चाप बनेगी वो चाप सभी चाप क्या होंगी? बराबर होंगी। तो ये कथन भी असत्य होगा, ना कि दीर्घ चाप होंगी। तो इसे लिखेंगे आप कि ये कथन भी क्या है? असत्य कथन है, ये भी असत्य कथन होगा। ठीक है, अब अगला देखिए, वृत्त की एक जीवा, वृत्त की एक जीवा आप जानते हैं जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो वृत्त का व्यास है। देखिए, यह आप जानते हैं कि वृत्त की एक जीवा जो जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी है, मान लीजिए कि ये एक वृत्त की त्रिज्या है और इस त्रिज्या से दुगनी है इस जीवा की लंबाई। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो जीवा होगी वो क्या कहलाएगी? वो उस वृत्त का व्यास कहलाएगी। आप जानते हैं कि भाई जो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास होती है। तो इसका मतलब ये सही कह रहा है कि भाई जो त्रिज्या की जो दुगनी होगी, यानी कि त्रिज्या की दुगनी जो जीवा होगी वो उसका व्यास होगी, यानी कि सही का इसमें आप कहेंगे कि सत्य कथन है कि जो वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो वो वृत्त का व्यास होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वृत्त की जो बड़ी जीवा यानी कि जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, वृत्त एक समतलीय आकृति है। देखिए, हमें वृत्त को बनाने के लिए सिर्फ एक समतल यानी कि एक प्लेन जगह की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें उसमें कोई ऊंचाई की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि हमें इसमें सिर्फ 2 विमाएँ चाहिए होती हैं, चौड़ाई और एक लंबाई। यानी कि अगर कोई जगह सिर्फ ऐसे लंबाई में हो तो हम व्रत नहीं बना सकते, लेकिन अगर लंबाई और चौड़ाई में है तो हम उसका व्रत बना सकते हैं। तो हमें क्या है कि ये जो व्रत होता है वो क्या होता है, एक समतल पर बनाया जा सकता है, यानी कि इसकी जो आकृति होती है वो द्विविमीय होती है, यानी कि 2 विमाएँ हमें उसमें लंबाई और चौड़ाई चाहिए, ना कि हमें उसमें ऊंचाई चाहिए। तो इसका मतलब कि व्रत एक समतलीय आकृति है, यानी कि समतल पर हम एक व्रत बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सत्य कथन है कि ये व्रत एक समतलीय आकृति है, सत्य कथन है, क्योंकि व्रत जो होगा वो एक द्विविमीय आकृति होता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो नेक्स्ट है कि एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह,
एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो उसी तल के एक स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं, एक व्यास कहलाता है। देखिए यहाँ से देखिए, मैंने शुरू में आपको डेफिनेशन बताई थी कि एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह या बिंदु पथ, कि एक तल है और उस पर एक बिंदुओं का समूह, यानी कि ये क्या है, एक बिंदुओं का समूह चल रहा है, यानी कि बिंदुओं का एक बिंदु पथ है। ये आपको कहा गया है कि ये एक तल पर बिंदुओं का समूह है। ठीक है, अब कहा है कि जो उसी तल के एक स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर होगा, यानी कि यहाँ पे जो उसका केंद्र होगा, इस बिंदु से वो प्रत्येक जो दूरी होगी वो अचर यानी कांस्टेंट राशि होगी, यानी कि बराबर दूरी पे सभी जो पॉइंट्स होंगे वो बराबर होंगे। तो ये जो परिभाषा निकली, ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा वृत्त की परिभाषा है, जबकि यहाँ पे कहा गया है कि एक व्यास कहलाता है। नहीं, ये असत्य कथन है। नहीं, यह एक क्या कहलाएगा? यह एक वृत्त कहलाएगा। तो आप लिखेंगे कि यह एक वृत्त की परिभाषा है, ना कि व्यास की परिभाषा है। ठीक है, अगला देखिए, वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है त्रिज्या कहलाती है। अब देखिए, वह जीवा, आप जानते हैं कि परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं, वर्ताकार पथ कहें या परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने पर, यानी कि जब कोई रेखाखंड हम यहाँ से लेके यहाँ तक खींचें तो वो क्या कहलाएगा? ये एक जीवा कहलाती है, आप जानते हैं। ठीक है, अब कहा है कि वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है। अब यदि केंद्र किसी वृत्त का यहाँ पे स्थित है और यहाँ पे हम किसी दो बिंदुओं को, या मान लीजिए यहाँ पे P और यहाँ पे Q है, इसको अगर मिलाते हैं तो यहाँ से जो जीवा बनी, जो केंद्र से होके जा रही है, यानी कि इस केंद्र बिंदु से होके जा रही है, तो वो क्या कहलाएगी? ये उसका व्यास होगा, ये उसका व्यास होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहा गया है कि त्रिज्या कहलाती है। नहीं, त्रिज्या तो उसके केंद्र से परिधि के बीच की दूरी कहलाती है, जबकि जो दोनों, यानी कि उसके कंप्लीट वृत्त को दो अर्ध भागों में बांटने वाला, या कहें कि त्रिज्या का जो दुगना होता है, या कहें कि जो जीवा केंद्र से जाती है वो व्यास कहलाती है, ना कि त्रिज्या। तो ये कथन भी क्या होगा? असत्य कथन होगा कि यह कथन असत्य है, क्योंकि वो क्या कहलाएगा? वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है वो जीवा व्यास कहलाती है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट पे आधारित थे, यानी कि वृत्त की प्रॉपर्टी से संबंधित थे कि वृत्त में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। उन्हीं के आधार पर जब आपने बेसिक पढ़ा तो आप स्वयं ही इन सभी क्वेश्चनों को आसानी से हल भी आप कर सके हैं। तो देखिए, आपको आगे जो आपकी एक्सरसाइज 12.2 या 3 है, उनको पढ़ने के लिए आपको वृत्त की सारी प्रॉपर्टीज, वृत्त की सारी जो क्वालिटी यानी कि जो विशेषताएं होती हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए माइंड में, तभी आप उन क्वेश्चनों को समझ भी सकेंगे और सॉल्व भी कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अभ्यास करिए और इन्हें समझने का प्रयास करिए। गुड बाय एंड टेक केयर।